हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना ऐसे 250 एंड नॉकलार के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको मेरे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जाके नोट्स ले सकते हैं, आपके लिए एकदम फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा, हम एक बार अपना इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं सीए फाइनल के, आपके अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहला वीडियो था हमारा SQC1 एंड SA220 के बारे में। दूसरा हमने कवर किया था छोटे छोटे एसेज SA200, 210 एंड 230। लास्ट वीडियो था हमारा SA240 के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं SA250 एंड नॉकलार, जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स में कवर होता है नीचे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसा आपको ही पता है कि हम पढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट से, तो चलिए शुरू करते हैं SA250 को। तो जैसा हमने SA240 में देखा था ना कि फ्रॉड की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉड को ढूंढने की, उसको डिटेक्ट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, वैसे ही SA250 में लॉज और रेगुलेशंस को कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की होती है। अब मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाती है फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, प्रिवेंट करने के लिए नॉन कंप्लायंस को, कि भाई नॉन कंप्लायंस ना हो, उसको प्रिवेंट करना, और अगर हो गई है तो उसको डिटेक्ट करना कि भाई क्या नॉन कंप्लायंस हो गई है। तो आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन से आएगा, व्हाट आर द पॉलिसीज दैट मैनेजमेंट मेक फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। तब आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो पॉलिसीज मैनेजमेंट बनाती है, इसका मतलब क्या? वो एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करती है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप करने के लिए उसको लीगल एडवाइजर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि भाई हम देख रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशंस, और लीगल एडवाइजर को लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लीगल एडवाइजर्स। लीगल एडवाइजर क्या करता है? लीगल एडवाइजर लीगल रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर करता है। वो देखता है भाई एंटिटी के हिसाब से उस एंटिटी पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। फिर वो मॉनिटर करने के बाद हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के देता है लीगल एडवाइजर। ठीक है, रिटर्न में एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के देता है। जैसे ही वो कोड ऑफ कंडक्ट हमें बना के देता है, हम एज एन एंटिटी उसको हमारे रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड करने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें एम्प्लॉइज को बताना पड़ेगा कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। तो पहले हम एम्प्लॉइज को बताते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स है, और दूसरा मॉनिटर करते हैं कंप्लायंस की, भाई वो कंप्लाई तो कर रहे हैं ना हमारे एम्प्लॉइज। तो ये पूरा प्रोसेस था, इसको एक बार जल्दी से अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। SA250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ऐसी पॉलिसीज को डेवलप करना फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो पॉलिसीज डेवलप करने के लिए, पॉलिसीज डेवलप करने का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करना। उसके लिए हमें लीगल एडवाइजर्स के पास जाना पड़ेगा। लीगल एडवाइजर्स मॉनिटर करेंगे हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को, उस लीगल रिक्वायरमेंट्स को वो एक कोड ऑफ कंडक्ट में बना के देंगे। कोड ऑफ कंडक्ट को फिर हम रजिस्टर में लिख देंगे, और लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड करते हैं, एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करेंगे, और मॉनिटरिंग कंप्लायंस, उसकी कंप्लायंस को मॉनिटर करेंगे। ये एक आपका क्वेश्चन रेडी हो गया, सिंपल। दूसरा आता है, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंट या डिटेक्ट करना नहीं है नॉन कंप्लायंस। मैं पहले आपको बता देता हूं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रिवेंट करेगा या फिर डिटेक्ट करेगा, सेम ऐसे 240 के जैसे, क्योंकि यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे फ्रॉड में क्या होता था, इनहेरेंट लिमिटेशन होती थी हमारी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो थी वो मैनेजमेंट हमें बता नहीं सकती, या फिर मैनेजमेंट को हम फोर्स नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन देने के लिए। वैसे यहां पे भी हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पे बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन है। LRR मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस। तो यहां पे बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट ही नहीं डालते। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट नहीं डालेंगे तब तक हमको उनके बारे में पता भी नहीं चलेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुई भी तो मैनेजमेंट थोड़ी कोई इतनी भोलू है जो अपने नॉन कंप्लायंस को आसानी से दिखा देगी, वो तो कंसील करेगी ना, वो तो छुपाएगी। तो नॉन कंप्लायंस कंसील्ड होती है, तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा, नॉन कंप्लायंस है या नहीं वो लीगल डिटर्मिनेशन होता है, मतलब कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ भाई इस एंटिटी ने नॉन कंप्लायंस की है या नहीं की है। वो हमारा काम नहीं है एज एन ऑडिटर। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रिवेंट और डिटेक्ट करना। इसको एक बार नोट से भी कवर कर लेते हैं। तो हमारी एज एन ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट या डिटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिमिटेशंस ऑन ऑडिट होता है ना, वो बहुत ग्रेटर है फॉर दिस नॉन कंप्लायंस। क्यों है ग्रेटर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस है जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट ही नहीं करते, जो उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कैप्चर ही नहीं होते, मतलब उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम जो उसका पूरा डेटा एंट्री वाला सेट होता है उसमें कैप्चर ही नहीं होते। दूसरा, नॉन कंप्लायंस मतलब क्या? नॉन कंप्लायंस हुई मतलब उसको छुपाने की भी पूरी कोशिश की गई होगी, तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है। और तीसरा, लीगल डिटर्मिनेशन मतलब नॉन कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है वो कोर्ट का मसला है, अपन उसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
फिर आता है व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, मतलब या तो कोई नॉन कंप्लायंस हो गई है या फिर सस्पेक्टेड है, ये ध्यान रखना। यहां पे तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इस पे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है। सस्पेक्टेड मतलब क्या कि भाई एंटिटी को कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया या फिर एनवायरमेंटल टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, तब आपको क्या करना है, मतलब नॉन कंप्लायंस या तो हो चुकी है या फिर हो सकती है, तब आपको क्या करना है। सबसे पहला, क्योंकि हम भाई एक्सपर्ट नहीं है लॉज एंड रेगुलेशंस के, हमें सारे लॉज एंड रेगुलेशन नहीं पता, तो सबसे पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लो, क्या क्या नॉन कंप्लायंस थी, किस सर्कमस्टेंसेज में नॉन कंप्लायंस हुई है। और हमारा मेन काम क्या है भाई, हमारा मेन काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है इसको जानो। ये 3 काम करने जब हमें आइडेंटिफाइड हो रही है या फिर सस्पेक्टेड हो रही है, ठीक है। ये 3 काम करने के बाद हमें डिस्कस करना है उस नॉन कंप्लायंस को मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मतलब उनसे हम जानकारी लेंगे कि आप बताओ भाई क्या है कैसा है। अगर वो भी हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो बोल रहे हम बताएंगे ही नहीं आपको या फिर ज्यादा बताएंगे ही नहीं, हम आपको नोटिसेस ही नहीं दिखाएंगे, तब आपको क्या करना है, आपको लीगल एडवाइस लेनी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई हमें डायरेक्टली क्या ओपिनियन मॉडिफाई कर दे, मतलब हमें पता चला कि भाई कोई नॉन कंप्लायंस है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से जाके पूछा, उन्होंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी नहीं, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कर दो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले आपको लीगल एडवाइस लेनी है कि क्या एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका क्या फर्क आ सकता है, क्या इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद अपने ओपिनियन को देखना है आपको कि आपके ओपिनियन पे कोई फर्क आना है क्या, मतलब आपको क्वालिफाइड ओपिनियन ऐसा कुछ इशू करना है कि आपके रिस्क, आपको लग रहा है इसमें रिस्क बढ़ जाएगी, क्या आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस की रिलायबिलिटी पे डाउट करना है क्या, तो आप उसके बाद ये देखोगे लीगल एडवाइस के बाद, और फिर आप अपना एक्शन लोगे उस हिसाब से, ये दोनों चीजें देखने के बाद, ठीक है। ये एक बार हम नोट से कवर कर लेते हैं। तो ये है ऑडिटर प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, ठीक है। सबसे पहला हमें पता ही नहीं है तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद क्या सर्कमस्टेंसेज में नॉन कंप्लायंस हुई है वो चेक करेंगे, तीसरा उसका क्या इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो देखेंगे, और डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अगर वो हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम सबसे पहले लीगल एडवाइस लेंगे, फिर हमारा इफेक्ट देखेंगे ओपिनियन, रिस्क और WR पे, मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे, और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। अब इसमें ना एक 2 टाइप ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं हम लोग। 2 टाइप ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन में, दोनों में ऑडिटर का काम अलग अलग होता है। 2 टाइप ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जैसे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, या फिर लेबर लॉस, जैसे पीएफ पेबल होता है, ईएसआई पेबल होता है, ये अपने पूरे बैलेंस शीट में दिखता है, इसको अपन एक्सपेंस आउट भी करते हैं, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और दूसरे वो लॉज होते हैं जो फंडामेंटल टू ऑपरेशंस होते हैं, मतलब हमें बिजनेस चलाने के लिए उन लॉज को भी कंप्लाई करना पड़ता है, और अवॉइड पेनल्टीज, ताकि हम उसमें जो भी पेनल्टी आते हैं अगर हमने उनको कंप्लाई नहीं किया तो हमें पेनल्टीज लगेगी, तो वो दूसरे लॉज होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली पेनल्टी के रूप में इफेक्ट कर लेते हैं, मतलब पेनल्टी आ जाती है तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी पड़ती है, हमारा एक्सपेंस हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दूं तो मैं आपको, एनवायरमेंटल लॉस, ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आते, लेकिन अगर आपने इनको कंप्लाई नहीं किया तब आप पे पेनल्टी लगती है, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये शायद आपको बहुत रेयरली आपने कहीं ये देखा होगा कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन से लॉज हमारे डायरेक्ट लॉज है और कौन से लॉज हमारे इनडायरेक्ट लॉज है, मतलब जो हमारे फंडामेंटल टू ऑपरेशंस है। तो अगर डायरेक्ट लॉज वो होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, भले हमने उनसे कंप्लाई किया है या नहीं किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे टैक्स लॉ की बात कर लो आप, टैक्स लॉ अगर हम कंप्लाई करेंगे तो भी हमें टैक्स प्रोविजन तो बनाना ही है, और अगर नहीं कंप्लाई करेंगे तो पेनल्टीज तो लगनी ही है, और टैक्स प्रोविजन फिर भी बनाना ही है। लेबर लॉ जैसे ईएसआई वाला होता है, पीएफ पेबल होता है, ये हमको अगर कंप्लाई भी कर लिया अगर हमने इन लॉ से, तो भी ये इनका इफेक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अगर नहीं कंप्लाई किया तो पेनल्टीज में तो आएगा ही आएगा। दूसरे ये वाले लॉज जो होते हैं, ये वही लॉज होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं जब हम उनको कंप्लाई नहीं करते, जैसे एनवायरमेंटल लॉज को अगर हमने कंप्लाई नहीं किया तब उनकी पेनल्टी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी, अगर हमने कंप्लाई कर दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाले जो लॉज होते हैं ना जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, भाई डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि भाई इन लॉज से हमने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए ऑडिटर को इन वाले लॉज के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है कि हमने इनसे कंप्लाई किया है, ऑडिटर को स्पेसिफिकली चेक करना पड़ता है कि भाई इन लॉज से हमने कंप्लाई किया है। और दूसरे इन लॉज से लिए जो हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ लिमिटेड प्रोसीजर्स अपनानी है। लिमिटेड प्रोसीजर्स वो भी ये देखने के लिए कि हाँ चलो कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है ना,
मतलब सिंपल एज दैट। सिर्फ हमें देखना है कि भाई कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है ना। इसमें होता है हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं, खुद जाके लेते हैं कि भाई इन्होंने कंप्लाई किया है। दूसरा, इसमें हम सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं कि भाई कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है ना। कैसे चेक करते हैं? इंक्वायरिंग मैनेजमेंट इफ कंप्लाइड, मतलब मैनेजमेंट से पूछते हैं। दूसरा, इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है मतलब कम्युनिकेशन, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ हमने कम्युनिकेशन किया ना एंटिटी ने, वो कम्युनिकेशन चेक करना। एक बार मैं आपको इसको नोट से भी करवा देता हूं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दो कैटेगरी, दो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहला वो जिसमें डायरेक्ट इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, भले हमने उसको कंप्लाई किया या नहीं किया, और इसके लिए हम ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरे वो लॉज होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेक्ट्स के लिए और मटीरियल पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए। इसमें हमारा सिर्फ प्रोसीजर जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस। कैसे नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करते हैं? इंक्वायर कर लेते हैं मैनेजमेंट से। दूसरा, इंस्पेक्ट कर लेते हैं कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो मैनेजमेंट का विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और ये सारी चीजों में हमारे मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप पूरे ऑडिट में ध्यान रखना कि आपको पूरे ऑडिट में मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी। आपको एकदम सचेत रहना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग के बारे में। अगर हमें कोई भी नॉन कंप्लायंस मिल गया तो उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग है हमारे पास टीसीडब्ल्यूजी की, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अगर सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, मतलब हमने ऑब्वियसली मैनेजमेंट को तो पहले बता ही दिया होगा कि भाई ये नॉन कंप्लायंस है, मैनेजमेंट को पता होता है ये नॉन कंप्लायंस है। तो अगर सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो फिर ठीक है, फिर हमें कोई भी कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक टीसीडब्ल्यूजी भी अगर मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है, तो भी हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? अबाउट नॉन कंप्लायंस, और वो भी अदर देन ट्रिवियल। अदर देन ट्रिवियल मतलब क्या? इनसिग्निफिकेंट, मतलब जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है, आप 100-200 रुपए नॉन कंप्लायंस है, उसकी 100-200 रुपए की पेनल्टी है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो रिपोर्ट मत करना। दूसरा, अगर कोई इंटेंशनल और मटीरियल नॉन कंप्लायंस है, मतलब मैनेजमेंट ने जानबूझ के नॉन कंप्लायंस किया और वो उसका मटीरियल इंपैक्ट पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो आपको रिपोर्ट करना है टीसीडब्ल्यूजी को एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज प्रैक्टिकेबल। जैसे ही पता चले वैसे ही रिपोर्ट कर दो, वेट मत करो उनके मीटिंग का। तीसरा आता है अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी खुद ही इन्वॉल्व है, भाई साहब, मतलब आपने नॉन कंप्लायंस देखा, नॉन कंप्लायंस में आपको पता चला कि भाई मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी खुद ही इन्वॉल्व है, तो उनको थोड़ी बताओगे, टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे कि भाई आपने नॉन कंप्लायंस किया। आप उनके नेक्स्ट हायर लेवल को बताओगे। अब टीसीडब्ल्यूजी से भी हायर लेवल क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे, मैं बताता हूं। टीसीडब्ल्यूजी से हायर लेवल होता है या तो ऑडिट कमिटी या तो सुपरवाइजरी बोर्ड, या फिर ऐसा कोई बोर्ड जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। मेनली ये दिए होंगे, ऑडिट कमिटी और सुपरवाइजरी बोर्ड। और अगर ये ऑडिट कमिटी भी नहीं है एंटिटी में, या फिर सुपरवाइजरी बोर्ड भी एंटिटी में नहीं है, या फिर दूसरा आपको ऐसा लग रहा है भाई मैं उनको कम्युनिकेट तो कर दूंगा लेकिन वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई किसको कम्युनिकेट करना है, तो आप लीगल एडवाइस ले लो। यहां पे आप ध्यान रखना, हाँ बार बार लीगल एडवाइस की बात आ रही है, आपको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करना है ओपिनियन, आपको सबसे पहले लीगल एडवाइस लेनी है, सिंपल। ये हमारा था पहला टीसीडब्ल्यूजी का। दूसरा हम बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ऑडिट रिपोर्ट में आपको कैसे रिपोर्ट करना है अपने नॉन कंप्लायंस को। अगर उस नॉन कंप्लायंस का मटीरियल इफेक्ट है प्लस वो नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वो नॉन कंप्लायंस का मटीरियल इफेक्ट है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाया गया, अगर दिखा दिया गया तो ठीक है, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। लेकिन अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नहीं दिखाया, तब हमें क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देना है। अब ये क्या कब देना है, कब क्वालिफाइड देते, कब एडवर्स देते, वो हम एसेट 700 सीरीज में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो अभी अपने को क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना। दूसरा, अगर हम प्रिक्लूडेड हैं फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। प्रिक्लूडेड मतलब क्या? प्रिवेंटेड, मतलब हमें किसी ने रोक के रखा है, हमें मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने रोक के रखा है कि भाई आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकते, मतलब ये हमारे स्कोप पे लिमिटेशन है। अगर ये हमारे स्कोप पे लिमिटेशन है, हम एविडेंस ही नहीं ले सकते, तो अब हमें दो ओपिनियन देने होते हैं, या तो क्वालिफाइड या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये भी हम 700 में डिस्कस करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। फिर आता है अगर ये जो लिमिटेशन ऑन स्कोप था ना, वो मैनेजमेंट ने नहीं लगाया बल्कि सर्कमस्टेंसेस में लगाया, मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए जिससे हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकते अबाउट नॉन कंप्लायंस, तब हमें देखना है हमारा इफेक्ट ऑन ओपिनियन, तब हमें देखना है कि भाई फिर हमें कौन सी ओपिनियन देनी चाहिए, तब हमें देखना है। और लास्ट में आता है तीसरा जो हमें डिस्कस करना होता है, तीसरा जो हमें बताना होता है एंटिटीज को, वो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होता है। तो अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस मिल जाए तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसको देखना है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स एक बार हम अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, टीसीडब्ल्यूजी
अनलेस ऑल ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी इज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, जब तक सारे टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व नहीं है मैनेजमेंट में, तब तक आपको जो भी सारे नॉन कंप्लायंस के बारे में उनको कम्युनिकेट करना है, अदर देन इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। दूसरा, अगर ये इंटेंशनल मटेरियल है तो फिर एज सून एज प्रैक्टिकल बता दो। तीसरा, अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट दोनों इन्वॉल्व है तो फिर नेक्स्ट हायर लेवल को बता दो। अगर नेक्स्ट हायर लेवल नहीं है, या फिर आपको लगता है कि भाई कोई काम नहीं करेगा इस पे, या फिर आपको पता ही नहीं किस पर्सन को वो रिपोर्ट करना है, तब आप लीगल एडवाइस ले लो। दूसरा हम बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको लगता है भाई मटेरियल इफेक्ट है प्लस नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे दो। अगर आपको कोई प्रिवेंट कर रहा है ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से, तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दे दो। अगर आपको कोई प्रिवेंट कर रहा है लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं है, सर्कमस्टेंसेस हालात ऐसे हो गए कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकते, तब आप चेक करो आपका इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। तीसरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपको अगर रिपोर्ट करना है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अपन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे बनाना है अबाउट नॉन कंप्लायंस। तो सबसे पहला जो भी नॉन कंप्लायंस है उसके बारे में बता दो। आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड दोनों है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये सस्पेक्टेड पे गेम खेलेंगे, आइडेंटिफाइड तो सबको पता है क्या करना होता है, लेकिन सस्पेक्टेड पे गेम खेलेंगे। तो आइडेंटिफाइड है या फिर सस्पेक्टेड और नॉन कंप्लायंस आपको चेक करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। दूसरा, जो भी आपने ये नॉन कंप्लायंस मिले उसके बाद आपने डिस्कशन किया होगा मैनेजमेंट के साथ, वो डिस्कशन के रिजल्ट्स, मतलब बेसिकली डिस्कशन को आपको डॉक्यूमेंट करना है कि क्या डिस्कशन हुआ आपका मैनेजमेंट के साथ। दूसरा हम बात करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आपको मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि जितने भी नॉन कंप्लायंस उनको पता है, वो सारे के सारे नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोज कर दिए गए हैं ऑडिटर को। जिन नॉन कंप्लायंस का इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो सारे के सारे नॉन कंप्लायंस ऑडिटर को बता दिए गए हैं। ये है हमारा पूरा ऐसे 250। एक बार हम डायरेक्ट नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जो भी आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, और उसके बाद जो भी डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट का, वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। और दूसरा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, जितने भी नॉन इंस्टेंसेस है, जो भी मैनेजमेंट को पता है, जितने भी नॉन कंप्लायंस पता है मैनेजमेंट को, सारे के सारे नॉन कंप्लायंस वो आपको बता दिए गए हैं, जिनका भी इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब हम बात करते हैं नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ऊपर हमने बात करी थी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 250, मतलब ये जो कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करिए, सिर्फ ऑडिट पे लगता है। अभी हम बात करने वाले हैं नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, कि भाई ये सारे सीएस पे लगता है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से मेरा मतलब है वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो या तो जॉब में है या प्रैक्टिस में है, इन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लगता है ये नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। और यहां पे प्रोफेशनल एथिक्स अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ने वाले हो, तो उसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे अकाउंटेंट लिखा है मैंने अपनी बुक में, तो जहां पे भी आपको अकाउंटेंट लगे वहां पे आप समझ जाना कि ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब वो सर्विस में भी होता है। सर्विस मतलब क्या? जो हमारा एम्प्लॉइज होता है वो वाला, और प्रैक्टिस में भी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉन कंप्लायंस। यहाँ पे नॉन कंप्लायंस की डेफिनेशन दी हुई है, ऐसे 250 में नहीं दी हुई है, नॉकलार में दी हुई है नॉन कंप्लायंस की डेफिनेशन। नॉन कंप्लायंस की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहला, कोई एक्ट जो या तो आपने ओमिट किया है या फिर कमिट किया है। कोई एक्ट आपने किया है या फिर नहीं किया है, इंटेंशनली किया है या फिर अनइंटेंशनली नहीं किया है। मतलब इंटेंशनली किया है, नहीं किया है, अनइंटेंशनली किया है, आपको पता ही नहीं था भाई ये करना है कि नहीं करना है, जो कॉन्ट्रैरी टू लॉज एंड रेगुलेशंस है। मतलब ये लॉज एंड रेगुलेशंस के विरुद्ध है, लॉज एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। और किसने किया है? कमिटेड बाय हुम, किसने किया है? या तो क्लाइंट ने किया है। क्लाइंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जब आप प्रैक्टिस में हो ना, जब आप प्रैक्टिस में हो तो आपका जो क्लाइंट होता है उसने कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस किया है। या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे आप ध्यान रखना, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जब आप एक एम्प्लॉय हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जब आप एम्प्लॉय हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है। दूसरा, आपके क्लाइंट या फिर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के टीसीडब्ल्यूजी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, आपके क्लाइंट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, क्लाइंट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, मतलब जो भी वहां पे काम कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको अच्छे से क्यों बताया? क्योंकि इसके अलावा अगर किसी ने भी नॉन कंप्लायंस किया है तो उस पर नॉकलार एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने इतना अच्छे से आपको बताया। इसके अलावा अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस करता है तो नॉकलार एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा हो भी कौन सकता है, आप ये सोचोगे, मैं बताता हूं आपको। इसके अलावा सपोज डेटर है, आपके किसी क्लाइंट के डेटर ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान में लगा देना। ठीक है, और दूसरा, इसमें और क्या नहीं इंक्लूड होता? पर्सनल मिसकंडक्ट। मतलब आपके जो टीसीडब्ल्यूजी है, सपोज मैनेजमेंट है, सीईओ है, सीईओ ने कोई पर्सनल मिसकंडक्ट कर लिया, उसने चोरी कर ली, तो वो आपके नॉकलार में नहीं आएगा।
जो बिजनेस रिलेटेड मिसकंडक्ट है, जो बिजनेस रिलेटेड नॉन कंप्लायंस है, वही यहां पे एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अदर देन अबव पार्टी जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई भी पार्टीज है तो उसका नॉन कंप्लायंस हम नहीं देखेंगे। ठीक है, एक बार अपने नोट से भी कर लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा प्यारा नोट्स फॉर नॉकलार। इसमें ये बोला गया भाई नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है कमीशन का या फिर कमीशन आपने कुछ ऐसा किया है या फिर नहीं किया है जो कॉन्ट्रारी टू लॉज एंड रेगुलेशंस है, और वो आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर आप इनकम टैक्स नहीं दो, बोलो मुझे पता ही नहीं था इनकम टैक्स पे करना है, तो ऐसा नहीं आपको वो पेनल्टी कम लगाएंगे, पेनल्टी तो लगाएंगे। तो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो फर्क नहीं पड़ता, लाइक कॉन्ट्रारी टू लॉज एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, और ये किसने किया है? क्लाइंट ने किया है, फिर उसकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, पीसीडब्ल्यूजी ने किया है, मैनेजमेंट ने किया है, फिर एम्प्लॉइज ने किया है। इसके अलावा कोई भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट इंक्लूड पर्सनल मिसकंडक्ट या फिर पार्टीज अदर देन लिस्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं नॉकलार में कौन कौन से नॉन कंप्लायंस आते हैं, मतलब किस किस लॉज का आपने नॉन कंप्लायंस किया, क्या क्या किया है आपने नॉन कंप्लायंस में। ठीक है, तो वैसे तो ये एग्जांपल्स है, मतलब ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तो आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी किया है आपने, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आपने कहीं क्राइम किया और उसके कुछ प्रोसीड्स है आपके पास, सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग, उसमें कुछ घपला किया आपने, बैंकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डेटा प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, टैक्स एंड पेंशन लायबिलिटीज एंड पेमेंट्स, उसमें कुछ घपला किया, उसमें कुछ नॉन कंप्लायंस किया। तो वैसे तो ये 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा, याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉकलार। नॉकलार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है? सबसे पहला, एक्सपर्टीज ऑफ लॉज नॉट रिक्वायर्ड। भाई क्वेश्चंस बन सकते हैं इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से, ठीक है, ध्यान से देना। एक्सपर्टीज ऑफ लॉज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है? जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है ना, उसको सिर्फ अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज अप्लाई करनी है और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, मतलब उसके हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट लेके उसको पता करना है कि नॉन कंप्लायंस है या नहीं है। उसको एक्सपर्टीज नहीं रखनी है लॉ की, उसके ऐसा हम मानेंगे नहीं कि भाई उसको लॉ की सारी एक्सपर्टीज है। भाई हम ऑडिटर है, वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें कोई पीएफ कितना पेबल होगा या फिर एनवायरमेंटल में क्या क्या लॉज है वो सारे हमको पता रखने की जरूरत नहीं है। जितना हमें उस एंगेजमेंट में करने के लिए पता होना चाहिए, जितना उस एंगेजमेंट को करने के लिए हमें लॉज पता होना चाहिए, उतना पता होना चाहिए। उससे ज्यादा हमें कोई हायर लेवल ऑफ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। उस लिमिटेड नॉलेज में हमें अपना माइंड अप्लाई करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मतलब आप सोचने लग गए होंगे ना कि भाई हमें सारे लॉज एंड रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा इसने कंप्लाई किया है कि नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना है, सिंपल सी बात। दूसरा हम बात करते हैं सर्टेन मैटर्स एक्सप्रेसली आउट ऑफ परव्यू। एक्सप्रेसली आउट ऑफ परव्यू का मतलब कुछ मैटर्स है जिनको हम ध्यान ही नहीं देंगे। सबसे पहला क्लियरली ट्रिवियल, मतलब सबसे इनसिग्निफिकेंट, 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है, 100-200 का मैटर है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको जाने दो। दूसरा, अगर कोई पर्सनल है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई पर्सनल मिसकंडक्ट है तो फिर आपको उसको टच ही नहीं करना, आपको ध्यान ही नहीं देना है, उस पर नॉकलार एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, डिस्क्लोजर टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब हम रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो डिस्क्लोज करते हैं ना, दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। अगर लॉ ने बोला है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते और अगर आप चाहते हो कि आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना है तो फिर आप नहीं कर सकते, सिंपल है। मतलब हमने बोला था कि भाई आप रेगुलेटरी अथॉरिटी को डिस्क्लोज कर दो आपके जो भी नॉन कंप्लायंस है एंटिटीज के या फिर जो भी क्लाइंट्स के या फिर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन लॉ बोलता है कि आप नहीं कर सकते तो आपको नहीं करना है। ठीक है सर, ओके। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉकलार इन इंडिया। इन इंडिया एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉकलार क्या है, नॉकलार कहां कहां पे अप्लाई होता है? तो दो बात आती है। सबसे पहला, या तो आप सर्विस में हो या तो आप प्रैक्टिस में हो। सर्विस में मतलब क्या, आप एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय किसके एम्प्लॉय हो? लिस्टेड एंटिटीज के एम्प्लॉय हो। और कौन से एम्प्लॉय हो? सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। सीनियर, ये बात ध्यान रखना, इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो मतलब आप केएमपी हो भाई, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, ये वाले बंदे हो आप। केएमपी तो आपको पता होगा ना, वो केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल हो आप, किसके? लिस्टेड एंटिटी के। तब आप पे नॉकलार एप्लीकेबल होगा, तब आपको देखना है कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप कोई ऑडिट कर रहे हो, किसी भी अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट पे नहीं बात कर रहा है, ये सिर्फ ऑडिट की बात कर रहा है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो किसका? लिस्टेड एंटिटी का। कौन सी लिस्टेड एंटिटी? जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो लिस्टेड एंटिटी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। दूसरा, जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है। और मैं बार बार जानबूझ के बोल रहा हूं ये, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही ना आईसीआई पॉइंट बनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं सर्विस पे हूं तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि भाई मैं केएमपी होना चाहिए और दूसरा लिस्टेड एंटिटी होना चाहिए। इसमें मेरी नेटवर्थ की क्या बोलते हैं, नेटवर्थ का क्राइटेरिया मीट होना जरूरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ सर्विस। लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो सबसे पहला वो ऑडिट होना चाहिए, दूसरा वो लिस्टेड एंटिटी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, तीसरा नेटवर्थ उसका 250 करोड़ और मोर होना चाहिए। 250 करोड़ हो तो भी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है,
बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं प्रोवाइडिंग सर्विस टू क्लाइंट। अगर आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप सर्विस, आप प्रैक्टिस में हो, तो नॉक्लार तभी एप्लीकेबल होगा जब आप पे कोई, आपको पता चलेगा किसी भी नॉन कंप्लायंस के बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना, आपको अपने क्लाइंट की नॉन कंप्लायंस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। जैसे मैंने ऊपर भी बोला था कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपको अगर पता चल जाए तो नॉक्लार आप पे एप्लीकेबल है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको खुद जाके ढूंढना नहीं है भाई को नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स टू रिस्पॉन्ड टू नॉक्लार। मतलब आपको पता चल गया कि भाई नॉन कंप्लायंस है, तो अब उस पर क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहला भाई अंडरस्टैंडिंग लो। ऊपर भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी, ऐसे 240 में हमको पता ही नहीं है भाई कुछ लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में, तो अंडरस्टैंडिंग ली, अंडरस्टैंडिंग लेके उस मैटर को एड्रेस किया, ठीक है। अब हमको ज्यादा समझ में भी नहीं आया वो मैटर, तो हमने फिर उसकी एडवाइस ली। हम एड्रेस ही नहीं कर पा रहे तो हमने एडवाइस ली, एडवाइस लेने के बाद हमने एक्शन ले लिया, जो एडवाइस वाले ने बोला हमने वो कर दिया। अब ये सारा चीज को हमने एक डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, ठीक है। और जो भी इमिनेंट ब्रीच था ना, डॉक्यूमेंटेशन में जो भी इमिनेंट ब्रीच सामने आया उसको हमने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज कर दिया। ये है हमारे स्टेप्स टू रिस्पॉन्ड टू नॉक्लार, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा था वो यहां से आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मेंटेन करना है हमें नॉक्लार में। सबसे पहला कि भाई आप हाउ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी हैव रिस्पॉन्डेड टू द मैटर। जो भी नॉक्लार हुआ था, जो भी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन हुआ था, उसको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। कैसे रिस्पॉन्ड किया मतलब क्या, उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन था, ठीक है। और वो जो कोर्स ऑफ एक्शन था, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करता था, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा नॉक्लार और ऐसे 250 एकदम खत्म हो गया है, एकदम छोटे टॉपिक्स थे दोनों। अब इसके दोनों के डिफरेंसेस जो आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे, वही मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं। एक है ऐसे 240, एक है नॉक्लार। ऐसे 240 सिर्फ ऑडिट पे लगता है, अदर अश्योरेंसेस में नहीं लगता। और ये नॉक्लार जो है वो बोथ सर्विस पे भी लगता है, प्रैक्टिस में भी लगता है, प्रैक्टिस में भी सारे अश्योरेंस एंगेजमेंट पे लगता है। इन वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में, हमारे इंडिया में तो सिर्फ ऑडिट पे लगता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इंडिया में आईसीआई ने सिर्फ अभी तक यहीं पे नॉक्लार एप्लीकेबल करवाया है, ठीक है। तो ये सर्विस में भी होता है, प्रैक्टिस में भी होता है, ये सिर्फ ऑडिट पे होता है, ये सर्विस पे नहीं होता, एम्प्लॉइज में नहीं होता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये दो लॉज के बारे में बात करता है। एक होता है जो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेक्ट्स के लिए फंडामेंटल है, ठीक है, या फिर अवॉइड पेनल्टीज के लिए फंडामेंटल है। दूसरा नॉक्लार क्या होता है, ये इन लॉस के बारे में तो बात करता ही है, मतलब ये लॉस तो इसमें इंक्लूड होते ही है। तीसरा, इसमें वो भी चीजें इंक्लूड होती है जो सब्सटैंशियल हार्म पहुंचाती है। सब्सटैंशियल हार्म, भले वो फाइनेंशियल हो और नॉन फाइनेंशियल हो, क्योंकि हमारा ऐसे 250 में हमने आपको बताया था ना, ऑडिटर को सिर्फ फाइनेंशियल चीजों से मतलब होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट डालेगी, भाई पेनल्टी आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आ गया, फिर ऑडिटर होएगा। लेकिन नॉक्लार में ऐसा नहीं है। नॉक्लार में बोल रहा है अगर वो नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में भी बहुत सब्सटेंशियल हार्म हमें सब्सटेंशियल हार्म दे रहा है, जैसे सपोज आपकी कोई ब्रांड इमेज है वो खराब हो गई, तो ये सब्सटैंशियल हार्म है भाई। एक बार गुडविल चली जाती है तो बार बार नहीं आती, तो ये सब्सटैंशियल हार्म दे रहा है आपके नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में, तो उस पर भी नॉक्लार एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 250 में ऐसा कोई स्टेक होल्डर्स डिफाइंड नहीं है, मतलब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स पे ये अपना नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस अफेक्ट करेगा। लेकिन नॉक्लार में ये डिफाइंड है कि भाई जो भी नॉन कंप्लायंस हो रही है इन्वेस्टर्स को या फिर क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉइज को या फिर जनरल पब्लिक को, सबको हमें ये इफेक्ट आता है नॉन कंप्लायंस का, ठीक है। सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चौथा हम बात करते हैं नॉक्लार में क्या है। नॉक्लार में बोल रहा है अगर कोई इमिनेंट ब्रीच आपको पता चलता है, इमिनेंट मतलब बहुत बड़ा ब्रीच आपको पता चलता है जिससे हमें सब्सटैंशियल हार्म होगा। किसको सब्सटैंशियल हार्म होगा? इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉइज को या फिर जनरल पब्लिक को। तो हम इन पर्टिकुलर केसेस में डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या हम इमीडिएटली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बता दें ताकि हम उस ब्रीच को प्रिवेंट कर पाए या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मिटिगेट कर पाए, कम से कम कर पाए, जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो। ये आप बात ध्यान रखना, ये सिर्फ नॉक्लार में आपको परमिशन दी गई है कि आप डायरेक्टली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिस्पॉन्ड मतलब बता सकते हो अगर कोई इमिनेंट ब्रीच है जो सब्सटैंशियल हार्म प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऐसे 240 में ऐसा कोई इमिनेंट ब्रीच का प्रोविजन नहीं है, उसमें हमें लीगल एडवाइस लेनी पड़ती थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये कुछ ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे ऐसे 250 और नॉक्लार के बारे में। आई होप आपको ये ऐसे और लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। इस बार हम लाइक टारगेट रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले जैसे लाइक टारगेट्स अचीव कराए, इस बार भी आप जरूर करवा देंगे। सो कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आपको ये ऐसे और लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो। अच्छा लगा होगा तो भी तो बता देना, एंड इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एंड दूसरा, अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत छोटे से हैं, मैंने बहुत क्रिस्प और सिंपल करके जितना हो सकता था उतना आपको प्रोवाइड किया है, ये मैं आपको बता देता हूं कि
मेरा ये मोटिव है कि भाई 50% एफर्ट्स करके अगर आप 80 मार्क्स ला सकते हो और एक्स्ट्रा 50% एफर्ट्स करके अगर आपको 20 मार्क्स आएंगे, तो ऑब्वियसली हम वो पहले 50% एफर्ट्स पे जा रहे हैं कि भाई हम 50% एफर्ट्स करें और मेरे 80 मार्क्स आ जाए। भाई अगर आपको 80 से अप लाने हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ICAR मॉड्यूल लो और प्रोनाउंसमेंट लो और उसमें से पढ़ो। लेकिन क्योंकि ऑडिट का सब्जेक्ट इतना वास्ट है, इसलिए मैं आपको एकदम कंसाइज करके इतना पोर्शन लेके आ रहा हूं। मैं चाहता तो ये वाले नोट्स को डबल कर देता, लेकिन वो डबल करके सिर्फ 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे, वो मैं नहीं करना चाह रहा हूं। सो आई होप आपको ये सारे डाउट्स जो है एकदम क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, तो आप उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अब की बार ऑडिट में एग्जाम्पशन पार, अगर अभी तक आपने वीडियो को देख लिया है तो नीचे जाके जरूर लिखना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखने आए, अगर वो कमेंट्स देख रहा है सबसे पहले, तो उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आए कि वो भी सीए बन सकता है। तो नीचे कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।